हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें स्टार्ट करना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टोटल 3 पार्ट हैं: ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन से यदि बात करें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस विदाउट चेंजिंग द कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट चेंजिंग द कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। देखो, जब कनेक्टिविटी चेंज किया था तो हमने उसको बोला था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके 6 टोटल पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब जब हम ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि कनेक्टिविटी ऑलवेज रिमेन्स सेम, कनेक्टिविटी नहीं बदलता। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? मैं इतनी बात इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ इस बात को? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो हम इस टाइप के कंपाउंड पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड वाले। ऑप्टिकल में हम इस तरीके का डिज़ाइन पढ़ते हैं, अरेंजमेंट पढ़ते हैं, और कन्फर्मेशन में हम ये वाला डिज़ाइन पढ़ते हैं। ये तो हम मन में ये डिसाइड कर लेते हैं कि यदि ये वाला डिज़ाइन आएगा ना तो आइसोमेरिज्म का आंसर फिक्स कर लेते हैं कि ये वाला होगा। सपोज ये वाला डिज़ाइन आया तो हम बोल देते हैं ऑप्टिकल, ये वाला डिज़ाइन आया तो कन्फर्मेशनल। लेकिन नहीं, वी हैव टू चेक कनेक्टिविटी फर्स्ट। यदि कनेक्टिविटी सेम रहेगा तभी हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कोई एग्जाम्पल बोल सकते हैं, नहीं तो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलना पड़ेगा। फिर लिखने के तरीके, रिप्रेजेंटेशन कैसा भी रहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप हमारा जो आ रहा है दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये तो कंफर्म है कि कनेक्टिविटी तो हमेशा सेम ही रहेगा। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी सेम रखते हुए अरेंजमेंट कैसे चेंज करते हैं उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले किन कंपाउंड्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं? तो कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन एनी टू एटम्स। एनी टू एटम्स का मतलब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन हुआ, एनी टू एटम्स का मतलब ये जरूरी नहीं कि वो एडजेसेंट हो, उनमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो। वो दूर वाले एटम भी हो सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में भी हम देख भी लेंगे। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन एनी टू एटम्स। अच्छा, एटम में रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कब होता है? जब मल्टीपल बॉन्ड रहेगा या रहेगा रिंग। रिंग और मल्टीपल बॉन्ड दोनों ही में रोटेशन ब्लॉक हो जाता है। फ्री रोटेशन केवल सिंगल बॉन्ड का प्रॉपर्टी है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली यही बोल रहा हूं कि दो टाइप के कंपाउंड जीआई शो करते हैं, एक मल्टीपल बॉन्ड वाले और एक रिंग वाले कंपाउंड। यदि दोनों नहीं है इसका मतलब जीआई नहीं होगा। क्लियर? सेकेंड कंडीशन क्या लिखा हुआ है? बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड कंडीशन लिखा हुआ है ईच ब्लॉक्ड एटम मस्ट कंटेन ऑल डिफरेंट वैलेंसीज और ग्रुप्स। मतलब ब्लॉक्ड एटम पे जो भी एटम या जो भी ग्रुप रहेगा ना, वो मस्ट बी कैसा? डिफरेंट। यदि सेम रहेगा तो जीआई शो नहीं करेगा। एक बार डिजाइन में एग्जाम्पल में बात करते हैं। एग्जाम्पल में यदि बात करें तो सपोज मैंने ये एग्जाम्पल्स लिखे और इन एग्जाम्पल में यदि मुझे जीआई डिस्कस करना है तो सपोज मुझे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में जीआई डिस्कस करना है, तो पहला स्टेप क्या? रोटेशन ब्लॉक है, तो मल्टीपल बॉन्ड यदि चारों में है इसका मतलब रोटेशन तो ब्लॉक है। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे हर ब्लॉक्ड एटम पे जाना है। अब ब्लॉक्ड एटम डबल बॉन्ड में दो हैं, एक लेफ्ट वाला जिसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ और एक राइट साइड वाला हो जाएगा जिसको मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ ये। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक एक ब्लॉक्ड एटम को चेक करना पड़ेगा। रेड वाले ब्लॉक्ड एटम को यदि मैं चेक करूंगा तो देखो ए एंड बी यदि डिफरेंट है तो रेड वाला कार्बन ओके। फिर मुझे सेकंड ब्लॉक्ड एटम पे जाना पड़ेगा ब्लू वाले सी पर, तो यहां पर यदि मैं चेक करूंगा डी और ई यदि डिफरेंट दिख रहे हैं मुझे, इसका मतलब ये वाला कंपाउंड कैन शो जीआई। क्लियर है? नेक्स्ट वाले डिजाइन में देख लेते हैं क्या ये वाला कंपाउंड कैन शो जीआई, तो मुझे चेक करना पड़ेगा इस वाले लेफ्ट वाले डबली बॉन्डेड कार्बन पे ए एंड बी डिफरेंट, और यदि ए एंड बी डिफरेंट इसका मतलब लेफ्ट वाला कार्बन ओके। फिर राइट वाले कार्बन पे जाना पड़ेगा, वहां पर प्रेजेंट ए एंड डी डिफरेंट, इसका मतलब दिस कंपाउंड आल्सो कैन शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब जरा ध्यान से देखो, अलग अलग कंपाउंड पर सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहां पर ए और यहां पर ए सेम आ रहा है ना, फिर भी हमने क्या बोला कि कंपाउंड कैन शो जीआई। तो रूल ये है, एक ही कार्बन पर सिमिलर ग्रुप नहीं होना चाहिए, अलग अलग कार्बन पे सिमिलर ग्रुप हो सकता है। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट वाला कंपाउंड देखो, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि ये वाला कंपाउंड जीआई शो करेगा। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन पर सिमिलर नहीं है ना, अलग अलग कार्बन पर सिमिलर है चलेगा, एक ही कार्बन पर तो सिमिलर नहीं है।
जैसे लास्ट वाली डिज़ाइन पर आए, लास्ट वाली डिज़ाइन में यदि हम आएंगे तो क्या ये वाला GI शो करेगा? नहीं, ये वाला कंपाउंड कैन नॉट शो GI। क्यों? ध्यान से देखो, एक ही कार्बन पर सिमिलर ग्रुप आ गए, यहाँ पर A और यहाँ पर A, इससे प्रॉब्लम है मुझे। अलग अलग कार्बन पर A था, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक ही कार्बन पर यदि सिमिलर ग्रुप आ जाएगा तो हमें बोलना पड़ेगा कि दैट कंपाउंड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और आज तक यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो और कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है ये बात? तो फिर और डिजाइन में बात करते हैं और एक्सप्लेन करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करते हैं जब हम, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अलग अलग सिस्टम में स्टडी किया जाता है। जैसे मैंने पहला सिस्टम लिखा सिस ट्रांस सिस्टम। अब सिस ट्रांस सिस्टम में क्या होता है? सिस ट्रांस सिस्टम में हमें केवल सिमिलर ग्रुप्स को ऑब्जर्व करना होता है। सिमिलर ग्रुप्स का मतलब दिखने में सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर ग्रुप्स आर कंपेयर्ड, ऑब्जर्व्ड। और कैसे करते हैं? यदि सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड तो हम बोलते हैं सिस आइसोमर, और यदि सिमिलर ग्रुप होते हैं ऑन द अपोजिट साइड तब हम क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। क्लियर है? एक बार स्ट्रक्चर में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में जैसे हमने ये लिखा हुआ, ठीक। अब जरा फर्स्ट वाला देखना, यहां पर यदि मैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखूं, इन दोनों को देखो, यहां पर यदि मैं, वैसे तो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन देखो मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने से ऑब्जर्वेशन ईजी हो जाता है। अब सिमिलर ग्रुप देखना है मुझे, सिमिलर ग्रुप या तो ए देख सकते हो या तो बी देखो। तो जैसे यहाँ सिमिलर ग्रुप केवल ए था, तो सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड, तो मुझे इसको क्या बोलना पड़ेगा? सिस आइसोमर। और यहाँ पर जब मैं देखूंगा सिमिलर ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड, तो मुझे इसको क्या बोलना पड़ेगा? मुझे इसको बोलना पड़ेगा ट्रांस आइसोमर। दूसरे वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पर सिमिलर ग्रुप दो हैं, ए भी सिमिलर है, बी भी सिमिलर है। तो चाहो तो ए कंपेयर कर लो, ऑब्जर्व कर लो, चाहो तो बी ऑब्जर्व कर लो। लेकिन ऑब्जर्वेशन तो यही बनेगा कि सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड, इसलिए सिस हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो सिमिलर ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड, तो इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा? ट्रांस आइसोमर बोलना पड़ेगा। तो सिस ट्रांस बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, केवल ग्रुप ही तो देखना है। सिमिलर ग्रुप यदि सेम साइड रहेगा तो हम सिस आइसोमर बोल देंगे, और सिमिलर ग्रुप यदि अपोजिट साइड रहेगा तो हम क्या बोल देंगे? ट्रांस आइसोमर बोल देंगे। क्लियर है? सिस ट्रांस में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आते हैं वो आते हैं ये वाले, सिलेबस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले एग्जाम्पल्स हैं ये। इन एग्जाम्पल्स में यदि बात करें तो देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 में जो मैंने लिखे हुए हैं वो 2 ब्यूटीन के स्ट्रक्चर है। अब 2 ब्यूटीन में यहाँ पर सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड, तो इससे आइसोमर है ये वाला ट्रांस। जब इनका कंप्लीट ज्योमेट्रिकल नेम लिखा जाता है तो पुराना नाम लिखा जाता है, उस नाम के आगे लिख दिया जाता है अरेंजमेंट का टाइप, और सिस अरेंजमेंट है तो इसका ज्योमेट्रिकल नेम क्या हो जाएगा? सिस 2 ब्यूटीन। तो फिर इसका ज्योमेट्रिकल नेम क्या बोलना पड़ेगा? इसका नाम मुझे बोलना पड़ेगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। इस तरीके से हम पुराने नाम में सिस और ट्रांस यूज कर कर कंप्लीट ज्योमेट्रिकल नेम आसानी से बना सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आते हैं। इस बार लिखने का वेरिएशन थोड़ा डिफरेंट है, इस बार वर्टिकल लिखा हुआ है डबल बॉन्ड, तो इमेजिनरी लाइन वर्टिकल बनाना पड़ेगा। सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड, तो इससे मुझे सिस आइसोमर बोलना पड़ेगा, और इससे मुझे क्या बोलना पड़ेगा? ट्रांस आइसोमर बोलना पड़ेगा। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, सिस ट्रांस से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका नाम है। और जो सिस आइसोमर होता है इसको बोलते हैं मैलाइक एसिड। क्या नाम दिया है? मैलाइक एसिड। और जो ट्रांस आइसोमर होता है इसको बोला जाता है क्या? फ्यूमेरिक एसिड। तो ये सिस ट्रांस सिस्टम है बेहद आसान, केवल सिमिलर ग्रुप देखना होता है, और सिमिलर ग्रुप यदि सेम साइड आ गया इमेजिनरी लाइन के तो हम बोलते हैं क्या? सिस आइसोमर। और यदि अपोजिट साइड आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। क्लियर है? तो फिर हम नेक्स्ट सिस्टम पर आते हैं। पढ़ने के और भी तरीके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो हम नेक्स्ट सिस्टम लिख रहे हैं EZ सिस्टम। EZ सिस्टम भी सिस ट्रांस जैसा ही लिखने का एक पैटर्न है, एक सिस्टम है जिसमें E और Z फॉर्म लिखना पड़ेगा, लेकिन बस जो ऑब्जर्व करते हैं वो डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा। पहले तो क्लियरली बोल दूं कि यहाँ पर E का मतलब एंटीगेगन होता है, मीन्स अपोजिट, मतलब अपोजिट साइड वाला ऑब्जर्वेशन आएगा तो हम E फॉर्म बोलते हैं, और यदि सेम साइड वाला ऑब्जर्वेशन आएगा तो हम बोलते हैं जुसामिन Z फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि जुसामिन मीन्स होता है टुगेदर। अब ये EZ यूज कैसे करते हैं? तो इसके लिए कुछ फिक्स रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो रूल नंबर 1 लिखा हुआ है, ग्रुप्स ऑफ ईच ब्लॉक्ड एटम्स, ग्रुप्स ऑफ ईच ब्लॉक्ड एटम्स आर असाइंड प्रायोरिटीज लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मतलब हमें प्रायोरिटी असाइन करना पड़ेगा हर ग्रुप के लिए।
तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 2 ग्रुप होते हैं, तो 2 ग्रुप प्रायोरिटी लिखा है, 2 से ज़्यादा ग्रुप रहेगा तो 2 से ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा मुझे। अब प्रायोरिटी देने का तरीका क्या है? प्रायोरिटी देने का तरीका CIP रूल। ये क्या होता है? पहले तो फुल फॉर्म देख लें। CIP रूल का मतलब है कान इनगोल्ड प्रिलोंग रूल। ये साइंटिस्ट के नाम है। ऑल्सो नेम्ड एज सीक्वेंस रूल, ऑल्सो नेम्ड एज गोल्डन रूल, अलग अलग तरीके हैं। तो अभी हम देख लेते हैं CIP रूल क्या होता है, अभी आ जाएगा। लेकिन एक बार हमने प्रायोरिटी असाइन कर दिया तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें रूल नंबर 2 लगाना पड़ेगा। रूल नंबर 2 बोलता है ये कि सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑब्जर्व्ड। हमें जो सिमिलर प्रायोरिटी वाला ग्रुप रहेगा ना, उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। चाहो तो अपर प्रायोरिटी नंबर 1 वाला देख लो, चाहो तो सेकंड प्रायोरिटी वाला देख लो। और यदि सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड रहेगा तो हम Z बोलते हैं। सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप यदि अपोजिट साइड रहेगा तो हम क्या बोलते हैं? ई फॉर्म। कहने का मतलब ये। यहां पर देखो, सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप चाहो तो 1 को कंपेयर कर लो, चाहो तो 2 को कंपेयर कर लो। जैसे मैं 1 को यदि देखता हूं तो 1 और 1 ऑन द सेम साइड, तो मैं क्या बोलूंगा? सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ दैट इमेजिनरी लाइन। ठीक है ना? इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? Z फॉर्म बोलूंगा। और सेकंड वाली डिजाइन में देखो, सेकंड वाली डिजाइन में देखूंगा तो सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन, और इसीलिए मैंने इसका फॉर्म क्या लिखा हुआ है? इसको बोलते हैं Z फॉर्म। इस तरीके से E और Z दिखते हैं। अब मेन क्वेश्चन रहा कि प्रायोरिटी असाइन कैसे करेंगे। प्रायोरिटी मिलने के बाद कंपेयर करना तो आसान काम है। तो प्रायोरिटी असाइन करने के लिए हमें CIP रूल देखना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं CIP रूल। और CIP रूल मतलब कान इनगोल्ड प्रिलोंग रूल, मतलब सीक्वेंस रूल। इसमें बोलते हैं एटम्स आर कंपेयर्ड नॉट ग्रुप्स। एक बार में एक ही एटम कंपेयर कर सकते हैं। एटम्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हम चाहें तो एटॉमिक मास के बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस एटॉमिक नंबर में आएगा वही ऑब्जर्वेशन तो एटॉमिक मास के बेसिस पे आएगा। लेकिन एक्चुअल रूल वाज फॉर एटॉमिक नंबर। हाँ, इन केस ऑफ आइसोटोप जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा तो एटॉमिक मास इज यूज्ड। तो प्रैक्टिस में हम एटॉमिक मास ही ले आते हैं ताकि हमें आइसोटोप्स के लिए अलग से एग्जाम्पल में याद नहीं रखना पड़े। फिर यदि मैं एग्जाम्पल में ट्राई करके बताऊं तो जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा, मुझे E और Z असाइन करना है। तो EZ असाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी असाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे हर ब्लॉक डेटम पे जाना है। तो लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक डेटम पे चलते हैं। लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक डेटम पे जो एटम है वो ऑब्जर्व करने हैं मुझे। और यहाँ पर एटम कौन है? Cl। और यहाँ का एटम कौन है? फ्लोरीन। और इन दोनों में से हैवियर एटम कौन सा है? हैवियर एटम है क्लोरीन। इसलिए क्लोरीन को मिलेगा नंबर 1 और फ्लोरीन को मिलेगा नंबर 2। इस तरीके से प्रायोरिटी असाइन करते हैं। दूसरे ब्लॉक डेटम पे चलते हैं। राइट साइड वाले डबल बॉन्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा मुझे आयोडीन, और यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? ब्रोमीन। और इन दोनों में से हैवियर एटम देखूंगा तो हैवियर एटम कौन सा हो जाएगा? आयोडीन। इसका मतलब नंबर 1 प्रायोरिटी हो जाएगा आयोडीन का, और नंबर 2 प्रायोरिटी हो जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन का। और देखो, सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड, इसलिए मुझे इसको क्या बोलना पड़ेगा? मुझे इसको बोलना पड़ेगा Z फॉर्म। इस तरीके से E और Z डिसाइड करते हैं। क्लियर है? और नए वेरिएशन पे लेके आते हैं। नया वेरिएशन लिखें तो जरा एक बार इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल को देखें। अब इस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अब ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले देखो, ऑप्शन में EZ भी है और सिस ट्रांस भी है। अब पहला डाउट तो यही, यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाएगा कि हम कंपाउंड में सिस ट्रांस और EZ दोनों ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर यदि मैं सिस ट्रांस देखना चाहता हूँ तो सिस ट्रांस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिमिलर ग्रुप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और सिमिलर ग्रुप कौन है यहाँ पर? H। तो जब मैं सिमिलर ग्रुप को ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड दिखेगा। मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ? मैं सिमिलर ग्रुप ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और यदि सिमिलर ग्रुप ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं देखकर बोलूंगा कि ये कौन सा आइसोमर है? ये सिस आइसोमर है। लेकिन यदि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि नहीं EZ असाइन भी करना है, तो EZ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हर ब्लॉक डेटम पे प्रायोरिटी असाइन करना पड़ेगा। तो इस वाले ब्लॉक डेटम पे पहले मैं यहाँ पर एटम ऑब्जर्व करूँ। यहाँ का एटम है क्लोरीन और यहाँ का एटम कौन है? H। इन दोनों में से हैवियर एटम कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन। इसका मतलब ये हो जाएगा नंबर 1 और ये हो जाएगा नंबर 2। फिर हमें जाना पड़ेगा सेकंड ब्लॉक डेटम पे। सेकंड ब्लॉक डेटम पर चलते हैं। यहाँ पर क्या एटम दिखेगा? H। और यहाँ का एटम कौन सा दिखेगा? ब्रोमीन। इन दोनों में से हैवियर एटम कौन सा है? इन दोनों में से हैवियर एटम है ब्रोमीन, नंबर 1, और H हो जाएगा नंबर 2। अब जब मैं प्रायोरिटीज को देखकर कंपेयर करूंगा तब मैं इसको क्या बोलूंगा? Z फॉर्म बोलूंगा। इसका मतलब
सिस्टम्स आर डिफरेंट, उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हम किसी भी कंपाउंड में सिस ट्रांस भी यूज़ कर सकते हैं और हम ई जेड भी यूज़ कर सकते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्रुप सेम है या डिफरेंट। क्लियर है? मतलब देखो, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कवर किया ताकि हमें ये ना लगे, हमारे मन में ये रिजल्ट ना आए, ये रिजल्ट ना बने कि ग्रुप केवल ई जेड केवल तब यूज़ करते हैं जब ग्रुप डिफरेंट हो। देखो यहाँ पे ग्रुप सेम थे, फिर भी हमने ई जेड ट्राई किया कि नहीं किया। तो ई जेड और सिस ट्रांस हम कभी भी ट्राई कर सकते हैं, और वो एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है एक्चुअली। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल में यदि ऑप्शंस में यदि ई जेड या सिस ट्रांस दोनों का रिक्वायरमेंट, हमने दोनों ट्राई किया। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखो, इस वाले एग्जाम्पल में यदि हम ट्राई करेंगे तो सिमिलर ग्रुप ऑब्जर्व करेंगे, तो सिमिलर ग्रुप इज क्लोरीन। तो यहाँ पर नो डाउट ये ट्रांस दिख रहा है ना, ये ट्रांस। लेकिन यदि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ई जेड का भी है तो मुझे प्रायोरिटी असाइन करना पड़ेगा, और इस वाले ब्लॉक डेटम पे जब मैं जाऊँगा तो क्लोरीन नंबर 1 और एच नंबर 2 आएगा। सेकेंड ब्लॉक डेटम पे चलते हैं। सेकेंड ब्लॉक डेटम ये वाला है, इस पे जाऊँगा तो ब्रोमीन नंबर 1 आएगा और क्लोरीन नंबर 2 आएगा। और जब मैं कंपेयर करूँगा सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप को, तो ये क्या आ जाएगा, ये जेड फॉर्म आएगा। इसका मतलब इस बार जो क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ट्रांस और जेड। इसका मतलब ऑप्शन अभी भी कौन सा, ई वाला करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, ये वाला ऑब्जेक्टिव लेने का पर्पस मेरा ये था कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिस आइसोमर हमेशा जेड आइसोमर ही आएगा। मतलब जेड मतलब सिस नहीं होता, ठीक, और ट्रांस मतलब ई नहीं होता। तो इस वाले एग्जाम्पल में देखो, बिल्कुल क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर ट्रांस के साथ जेड भी आ सकता है, ट्रांस के साथ ई भी आ सकता है। जेड के साथ देखो, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या आया था, सिस आया था, इस वाले एग्जाम्पल में क्या आया है, ट्रांस आया है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट रिजल्ट नहीं बनना चाहिए कि जेड का मतलब सिस होता है या ई का मतलब ट्रांस होता है, ये गलत है बिल्कुल। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलें, क्योंकि अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि एटॉमिक मास का रूल है ये, ठीक, सीक्वेंस रूल तो हमें कहीं लग ही नहीं रहा, मास रूल लग रहा है। तो ज़रा इस एग्जाम्पल में ट्राई करते हैं। इस एग्जाम्पल में सीक्वेंस रूल कंप्लीट आएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ग्रुप है, एटम्स नहीं है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में डायरेक्ट क्या आ रहे थे, एटम आ रहे थे। अब जब मैं इसमें सीक्वेंस रूल लगाऊंगा तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली थी, एटम्स आर कंपेयर्ड नॉट ग्रुप्स। तो जब मैं ब्लॉक डेटम पर जाऊंगा, इस वाले ब्लॉक डेटम पे जैसे मैं गया, तो जब मैं एटम ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पर एटम क्या दिखेगा मुझे, ऑक्सीजन। और यहाँ का एटम मुझे क्या दिखेगा, मुझे एटम दिखेगा कार्बन। और यहीं पर डिसाइड हो जाएगा नंबर 1 ये है और नंबर 2 है ये। दिस इज सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल का मतलब सीक्वेंस में जो पहले एटम आएगा वो पहले कंपेयर होगा, जो बाद में होगा वो बाद में कंपेयर होगा। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर ये डिसाइड हो जाता है दिस इज नंबर 1 और दिस इज नंबर 1। क्लियर है? राइट साइड वाले ब्लॉक डेटम पे चलते हैं। राइट साइड वाला ब्लॉक डेटम ये वाला रहा। इस वाले पर जब मैं एटम कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, कार्बन, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, कार्बन। अब ये आ रहा है सेम। तब इस वाले कार्बन पर मुझे क्या देखना पड़ेगा, इस वाले कार्बन पर 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो उन 3 में से मैं सबसे पहले कौन सा देखूंगा, तो हमेशा सबसे पहले हैवियर एटम देखते हैं। तो यहाँ का सबसे हैवी एटम है कार्बन। इस वाले कार्बन पर आओगे तो यहाँ का सबसे हैवी एटम कौन सा है, यहाँ का सबसे हैवी एटम है क्लोरीन। और बस यहीं पर डिफरेंस आ जाएगा, ये नंबर 1 और ये हो जाएगा नंबर 2। और यदि प्रायोरिटी एक बार लिख लिया तो डिसाइड हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई फॉर्म। क्लियर है? एक बार वापस से देखते हैं ना, इस बार मैंने तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर में कर दिया था, मैं थोड़ा तरीका चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ देखो, राइट साइड वाले हमारे पास 2 ग्रुप थे, राइट। एक ग्रुप था ये वाला CH2CCl3, वो हमने यहाँ लिख लिया। और एक ग्रुप था हमारे पास ये CCl2CS3, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना था तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जब मैं यहाँ से सीक्वेंस रूल लगाऊंगा, यहाँ से मैंने सीक्वेंस रूल लगाया तो सबसे पहले मुझे क्या दिखा, कार्बन एंड कार्बन मैंने लिखा, कंपेयर किया, और कंपेयर क्या हुआ, कंपेयर में कंपैरिजन में सेम आ गया। तब मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट हैवियर एटम देखा। सबसे हैवियर एटम इस कार्बन पे कौन सा था, कार्बन। भाई इस कार्बन पे एक कार्बन 2 हाइड्रोजन है ना, तो सबसे हैवी कार्बन आया। यहाँ पर सबसे हैवी कौन आता, कार्बन और 2 क्लोरीन में से क्लोरीन लिखा। यहाँ पर ये डिफरेंट आ गया ना, इसलिए टाई ब्रेकर हो गया, ये डिफरेंट आ गया ना, और इसलिए यहाँ पर डिसाइड हो गया कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। मान लो ये वाला भी सेम आ जाता ना, तो मैं सेकंड हैवियर एटम पे जाता, तो मैं क्लियर लिख देता हूँ, ये फर्स्ट हैवियर एटम लिखा है, ये सेकंड हैवियर एटम लिखा है, और ये थर्ड हैवियर एटम लिखा है प्रेजेंट एट दिस कार्बन।
इस वाले कार्बन पे प्रेजेंट फर्स्ट हेवियर एटम, सेकंड हेवियर एटम और थर्ड हेवियर एटम। तो यदि फर्स्ट हेवियर एटम सेम आ जाता तो हम सेकंड हेवियर एटम को कंपेयर करते, वो सेम आ जाता तो थर्ड हेवियर एटम को कंपेयर करते। इस तरीके से सीक्वेंस रूल लगाते हैं। क्लियर है? तो दिस इज सीक्वेंस रूल, सीक्वेंस में चलना पड़ता है भाई। ओवरऑल मास देखेंगे तो 2 क्लोरीन के कारण यहां पर जिसका प्रायोरिटी में नंबर 1 लिखा हूं उससे तो ज्यादा ही प्रायोरिटी आता ना इस वाले का। क्यों? यहां पर 3 Cl थे ना। तो टोटल मास का रूल नहीं है ये किसका रूल है? ये सीक्वेंस रूल है। एटम कंपेयर करते हैं, जो एटम पहले आएगा वो पहले कंपेयर होगा, और जो पहले डिफरेंस लेकर आएगा उसके बेसिस पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि नंबर 1 कौन है और नंबर 2 कौन है। क्लियर है? तो सीक्वेंस रूल में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस रूल में हमने एक और नया वेरिएशन लिखा। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स में आगे बढ़ेंगे ऐसा होगा कि ग्रुप्स के अंदर मल्टीपल बॉन्ड आने लग जाएंगे। तो वेरिएशन में लिखा हुआ है ये कि यदि ग्रुप्स के अंदर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो उनको कैसे कंसीडर करें। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एटम्स दैट आर पार्ट ऑफ ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर कंसीडर्ड टू बी बॉन्डेड टू एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिमिलर एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब, यहां पर आओ स्ट्रक्चर में देखते हैं भाई। जैसे मैं इस वाले कार्बन पर बोलूं, इस वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन अटैच्ड विद कितना? कार्बन 1। लेकिन सीक्वेंस रूल में मुझे उतने एटम से कनेक्टेड मानना पड़ेगा जितने बॉन्ड हैं। इसका मतलब ये वाला कार्बन अटैच्ड विद एक नहीं 2 कार्बन एटम। इसका मतलब मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो ये वाला कार्बन रेड वाला अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम्स। अब ये वाला कार्बन अटैच्ड विद कितना कार्बन एटम्स? दिख तो मुझे एक ही कार्बन रहा है, लेकिन चूंकि बॉन्ड डबल है इसलिए मुझे अटैच्ड विद 2 डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम्स, मुझे ऐसा मानना पड़ेगा। ये केवल सीक्वेंस रूल में मुझे ऐसा वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को मुझे क्या मानना पड़ेगा? कार्बन दिख रहा है मुझे अटैच्ड विद 1 कार्बन, लेकिन मानना पड़ेगा अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम्स। तो मुझे उसका वैल्यू पुट ऐसे करना पड़ेगा। देखो अटैच्ड विद कितना कार्बन? ये वाला कार्बन अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम्स, और ये वाला कार्बन एटम भी अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम्स। यहां पर यदि बात करें तो यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है। अब यदि मैं बोलूँ कार्बन अटैच्ड विद कितना ऑक्सीजन, तो दिख तो मुझे 1 ही ऑक्सीजन रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा सीक्वेंस रूल में 2 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अटैच्ड विद कितना कार्बन? 2 कार्बन। ऐसा वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सी ट्रिपल बॉन्ड एन में क्या होगा? कार्बन को अटैच्ड विद 3 नाइट्रोजन मानना पड़ेगा, और नाइट्रोजन को अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम मानना पड़ेगा। मतलब मुझे ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस रूल में मल्टीपल बॉन्ड को इस तरीके से यूज करना होता है। मैं यूज करके बताता हूं। जैसे ये वाले एग्जाम्पल में सीक्वेंस रूल में मुझे प्रायोरिटी असाइन करना है। अब जब मैं प्रायोरिटी असाइन करूंगा तो मुझे एटम कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है इस वाले ग्रुप के अंदर। तो मैंने अभी अभी ये बोला कि मुझे इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। किस तरीके से? मुझे पुट करना पड़ेगा इस तरीके से कि ये वाला कार्बन अटैच्ड विद 2 ऑक्सीजन एटम्स, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा ये। अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहां पर क्या दिख रहा है? इस वाले ग्रुप को मैं ऐसा लिख लेता हूं एक्सपेंडेड फॉर्म। यहां पर CH2 और OH था ना ऐसा। अब मैं जब कंपेयर करूंगा तब यहां से सीक्वेंस रूल लगाना स्टार्ट करो। यहां से यदि मैं सीक्वेंस रूल लगाना स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले आइटम मुझे क्या दिखेगा? कार्बन। यहां पे क्या दिखेगा? कार्बन। फिर मैं क्या देखता था? मैं सबसे हैवी आइटम ढूंढूंगा इस कार्बन पर अटैच्ड, दैट इज ऑक्सीजन। और यहां पर सबसे हैवी आइटम कौन सा है? ऑक्सीजन। फिर यहां पर सेकंड हेवियर कौन है? हाइड्रोजन। यहां पर सेकंड हेवियर कौन है? ऑक्सीजन। बस यही टाई ब्रेकर रहेगा। यहां का थर्ड हेवियर भी लिख ही देते हैं, रुको, हाइड्रोजन। और यहां का थर्ड हेवियर कौन है? हाइड्रोजन। तो जब मैं यहां पे कंपेयर करूंगा ना, तो यहां पे फर्स्ट कंपैरिजन में तो देखो ये कैसा आ जाएगा? ये सेम आ गया। सेकंड कंपैरिजन में ये कैसा आ गया? ये सेम आ गया। लेकिन जैसे मैं थर्ड को कंपेयर कर रहा हूं यहां पर, ये टाई ब्रेकर है, और ये टाई ब्रेकर है, ये हैवियर एटम है, इसलिए CHO का प्रायोरिटी मुझे CH2OH से ज्यादा बोलना पड़ेगा। इस तरीके से सीक्वेंस रूल लगाते हैं। और एग्जाम्पल में ट्राई कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में यदि मैं ट्राई करूंगा तो यहां पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है मुझे अटैच्ड विद 3 नाइट्रोजन मानना पड़ेगा। तो यदि मैं यहां पर एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देता हूं तो यहां पर देखो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म तो सिंपल है, इसमें तो मल्टीपल बॉन्ड है नहीं। यहां पर क्या दिखेगा? नाइट्रोजन और 2H। यहां पर जब मैं लिखूंगा सीक्वेंस रूल तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और इस पे अटैच्ड विद 3 कार्बन ऐसा मानना पड़ेगा। अब जब मैं यहां से सीक्वेंस रूल लगाऊंगा तो मुझे सीक्वेंस रूल में यहां पे क्या दिखेगा? सबसे पहले कार्बन,
और यहाँ पे कार्बन, कंपेयर ही करते चलते हैं, रुको, ये आ गया सेम। फिर सेकेंड, यहाँ पर इस कार्बन पे सबसे हैवी एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। इस वाले कार्बन पे सबसे हैवी एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। इसको कंपेयर किया, ये भी कैसा आ गया, सेम। जब तक डिफरेंस नहीं आएगा तब तक कंपेयर करते रहेंगे। इस कार्बन पे अब सेकेंड हेवियर एटम देखो कौन है, हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन पे सेकेंड हेवियर कौन सा है, नाइट्रोजन, और बस ये डिफरेंस आ गया। और जहां पर डिफरेंस आ गया वही टाई ब्रेकर है, वही डिसाइड कर देगा कि C ट्रिपल बॉन्ड N का प्रायोरिटी CH2NH2 से ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से सीक्वेंस लगाते हैं। और एग्जाम्पल में ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ट्राई करें तो इस बार मल्टीपल बॉन्ड का कंपैरिजन है। तो मल्टीपल बॉन्ड इस बार फर्स्ट वाले में है, तो उसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और एक्सपेंडेड सीक्वेंस रूल क्या बोलता है, कैसे लिखा जाए डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को लिखने का तरीका है ऐसा, अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम्स, और ये तो डायरेक्ट दिख ही रहा है। तो यहाँ पर सीक्वेंस रूल लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सीक्वेंस रूल लगाओ तो यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा, कार्बन, और यहाँ पे क्या दिखेगा, कार्बन। यहाँ पर सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। इस वाले कार्बन पे फर्स्ट हेवियर एटम कौन सा है, कार्बन, कोई भी एक कार्बन लिख सकते हैं। इस पे फर्स्ट हेवियर एटम कौन सा है, कार्बन, कोई भी एक कार्बन लिख सकते हैं। इस वाले कार्बन पे सेकेंड हेवियर कौन सा है, कार्बन। इस वाले कार्बन पे सेकेंड हेवियर भी कौन सा है, कार्बन। इस वाले कार्बन पे थर्ड हेवियर है हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन पे थर्ड हेवियर है कौन, हाइड्रोजन। देखो लास्ट तक, यहां तक कंपेयर करने में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना डिफरेंस। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मुझे आगे चलना पड़ेगा, और सीक्वेंस लगाकर हम कहां पहुंच गए, इस वाले कार्बन पर हैं कंपैरिजन में। इस वाले कार्बन को मैं लिखता हूं यहां पर, और यहां पर मैं उस वाले कार्बन को लिखूंगा। भाई सीक्वेंस मतलब आगे चलते रहो, सीक्वेंस में लाइन से चलते रहो। तो जब मैंने वो वाला कार्बन लिखा सीक्वेंस में, ये कार्बन सेम आ रहा है अभी। अब इस वाले कार्बन से फर्स्ट हेवियर अटैच्ड एटम कौन सा है, तो यहां से अटैच्ड एटम है कार्बन, है ना, कार्बन। और यहाँ पे क्या दिखेगा, पीछे का तो कंपेयर कर चुके हैं, वो तो सिमिलर ऑब्जर्वेशन आएगा, मैं एक्स्ट्रा में यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन। तो मुझे सीक्वेंस में आगे चलते रहना है। और यहाँ पर डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस आ गया तो आगे कौन निकल आया, आगे निकल आया ये। इसका मतलब किसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा, प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा इसका। देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस वाले कार्बन पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन आते, यहाँ पे लेकिन 2 कार्बन आ रहे हैं, सेम आ रहा था यहाँ पे, तो लेकिन एक ही कार्बन अटैच आता ना, इसलिए अपने आप मालूम चल रहा था कि प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होता, प्रायोरिटी इसका ज़्यादा होता। इस तरीके से सीक्वेंस लगाते हैं। और एग्जाम्पल में ट्राई कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल डायरेक्ट ट्राई करके देखें क्या, एक एग्जाम्पल डायरेक्ट ट्राई करके देखते हैं, जरा रुको। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इस वाले फर्स्ट एटम को कंपेयर करते हैं। इस वाले को जब मैं कंपेयर करूंगा तो अटैच्ड विथ 3 कार्बन, ये वाला भी आएगा अटैच्ड विथ 3 कार्बन, बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं। तो उतना लिखने के बजाय हम डायरेक्ट करने लगे। अब जब मैं सीक्वेंस में आगे चलूंगा तो मैं इस वाले कार्बन पर आ गया, इस वाले कार्बन पर आऊंगा तो ये वाला कार्बन अटैच्ड विथ कितना कार्बन, 3, जबकि ये वाला कार्बन अटैच्ड विथ कितना कार्बन, 1। इसलिए किसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा, इसका प्रायोरिटी सेकेंड वाले से ज़्यादा रहेगा। तो हम डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हैं। भाई यदि नए हैं सब्जेक्ट के लिए डिफिकल्ट लगता है तो हमने पूरा पूरा लिख कर ट्राई करना है, और एक बार प्रैक्टिस जाएगी तो हम डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर यदि मैं डायरेक्ट ट्राई करूँ तो इस वाले कार्बन पर अटैच्ड विथ 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन आएगा। ये वाला कार्बन अटैच्ड विथ 2 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन आ रहा है, सेम आ रहा है, पक्का सेम आ रहा है। फिर हम नेक्स्ट सीक्वेंस रूल में आगे चलते हैं। सीक्वेंस रूल में जब मैं इस कार्बन पे जाऊंगा, ये वाला कार्बन अटैच्ड विथ कितना, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन भी अटैच्ड विथ 2 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन। क्लियर है कि नहीं। अब जब मैं आगे चलूंगा सीक्वेंस रूल में, तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो H आ रहा है, यहाँ पर कार्बन जो आ रहा है कार्बन अटैच्ड विद H, जबकि यहाँ का कार्बन अटैच्ड विद H नहीं आएगा। कहने का मतलब मैं लिख के बताता हूँ, जरा रुको, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। जब मैं यहाँ पर सीक्वेंस रूल लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, ऐसे कार्बन, और ऐसा मुझे अरेंजमेंट लिखना पड़ेगा, ऐसा अरेंजमेंट लिखना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सेम आ गया था, मैं ये बोल रहा हूँ कहाँ तक, यहाँ तक सेम था। अब मुझे जब सीक्वेंस रूल में आगे बढ़ना है तब मैं आगे चलूंगा, तो यहाँ पे कार्बन मिलेगा मुझे और यहाँ पे मिलेगा कार्बन, लेकिन ये वाला कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड है, लेकिन ये वाला कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड नहीं है, इसलिए प्रायोरिटी किसका ज़्यादा रहेगा, प्रायोरिटी इसका ज़्यादा रहेगा। क्लियर है, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे ग्रीन कलर के कंपैरिजन में डिफरेंस आया है,
चाहो तो हम कंप्लीट लिख के देख सकते हैं, इतना ज़्यादा लिख के तो नहीं बताएंगे ना पूरा पूरा। एक मिनट रुको, ये तो सेम एग्जाम्पल है। ठीक, अदर एग्जाम्पल में यदि बात करें तो अदर एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। अदर एग्जाम्पल लेके आते हैं ये वाला। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो ट्राई हम यही करें कि हम डायरेक्ट देखकर करना सीख जाएं, क्योंकि लिखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कंपेयर करता हूँ, सीक्वेंस टूल लगाऊंगा तो यहाँ पे कार्बन सेम, ये वाला कार्बन अटैच्ड विथ 3 कार्बन, ये अटैच्ड विथ 3 कार्बन, सेम आ रहा है ना, सोच लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, यहाँ पर कंपैरिजन है ब्लू वाले पर। ये वाला कार्बन अटैच्ड विथ 3 कार्बन 1 हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन भी अटैच्ड विथ 3 कार्बन इन 1 हाइड्रोजन, सेम। ठीक, अब नेक्स्ट चलना। नेक्स्ट चलूंगा जब मैं इस कार्बन पर H आएगा, जबकि इसके कार्बन पर H नहीं आता। भाई ऐसा लिखूंगा ना मैं, और ऐसा लिखने पे तो H नहीं लगा हुआ आएगा ना, इसलिए प्रायोरिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, प्रायोरिटी इसका ज़्यादा हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर से। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, Z थोड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर में लेके आते हैं, ये थोड़े लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स में यदि मैं बात करूं तो इन स्ट्रक्चर्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस रूल लगाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सीक्वेंस रूल डायरेक्ट लगाना स्टार्ट करता हूं। मैंने यहां से सीक्वेंस रूल लगाना स्टार्ट किया स्टार्ट। यहां पर मुझे एटम मिला कार्बन और यहां पर मुझे एटम मिला कार्बन, बात बराबर। ठीक, ये वाला कार्बन अटैच्ड विथ 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन भी अटैच्ड विथ 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। कलर यूज करके देख लेते हैं, इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को देखो, ये सेम है। ये अटैच्ड विथ 2 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन। तो हम सीक्वेंस रूल में आगे चलेंगे और सीक्वेंस रूल लगाऊंगा तो नेक्स्ट कंपैरिजन इस कार्बन और इस कार्बन का है। ये ब्लू वाला कार्बन अटैच्ड विथ कितना कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब डिसाइड हो गया प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, प्रायोरिटी इसका ज़्यादा है। क्यों? अटैच्ड विथ ऑक्सीजन आएगा ना यहाँ पे। ठीक, और एग्जाम्पल में ट्राई कर लेते हैं, और एग्जाम्पल साइक्लिक वाले ले लेते हैं यदि तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं तो। इस वाले पर आओ। जब नंबर 3 में मैं सीक्वेंस रूल यहाँ से लगाना स्टार्ट करूंगा, यहीं से देखेंगे तो यहीं पर डिफरेंस आ जाएगा। देखो, जब मैं इस वाले कार्बन को कंपेयर करूंगा ना तो मैं इसका फर्स्ट हेवियर एटम देख रहा हूँ। इसका फर्स्ट हेवियर एटम कौन है, ऑक्सीजन, जबकि इसका फर्स्ट हेवियर एटम कौन है, कार्बन। और डिफरेंस आ गया, इसका मतलब इसका प्रायोरिटी सेकेंड वाले से ज़्यादा होगा। ठीक, चलो ऑक्सीजन हटाते हैं। यहाँ से यदि मैंने सीक्वेंस रूल लगाना स्टार्ट किया तो इस वाले कार्बन पर अटैच्ड विथ कितना कार्बन, अटैच्ड विथ 2 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन भी अटैच्ड विथ कितना कार्बन। ठीक, तो जरा एक मिनट में मार्क कर देता हूँ, कलर यूज करता हूँ। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, देख लो आराम से। क्यों? 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन है। तो हम नेक्स्ट सीक्वेंस रूल में आगे चलेंगे। इस वाले कार्बन को कंपेयर करो, सेम टू सेम, अटैच्ड विथ 2 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, सेम आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट पर जाऊंगा तो यहाँ पर और यहाँ पर कंपैरिजन देखो। यहाँ पर कंपैरिजन देखूंगा तो यहाँ पर कंपैरिजन में क्या आ रहा है, यहाँ पर अटैच्ड विथ 2 कार्बन और यहाँ पर अटैच्ड विथ 2 कार्बन आ रहे हैं ना। अब लेकिन जैसे ही मैं सीक्वेंस रूल में आगे चलूंगा, यहाँ पर टर्शरी आ जाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अटैच्ड विथ 3 आएगा और यहाँ पर अटैच्ड विथ सेम 2 आएगा। क्लियर ना? इसका मतलब किसका प्रायोरिटी ज़्यादा आएगा, प्रायोरिटी ज़्यादा आएगा इसका। और ये हम पहले भी डिसाइड कर सकते थे। देखो, यहाँ पर डिसाइड हो जाता ब्लू वाले पे कि भाई ये वाला कार्बन अटैच्ड विथ टर्शरी कार्बन एंड सेकेंडरी कार्बन, और ये वाला कार्बन अटैच्ड विथ टर्शरी कार्बन एंड सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पर तो डिफरेंस नहीं आ रहा, नेक्स्ट पे चलो, वहाँ डिफरेंस आ जाएगा। ये वाला कार्बन अटैच्ड विथ सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कार्बन, जबकि ये वाला कार्बन अटैच्ड विथ सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शरी कार्बन, और यहाँ पर डिसाइड हो जाता कि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से सीक्वेंस रूल लगाते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। थोड़े और एक्सट्रीम केसेस पे चलें तो प्रायोरिटी डिसाइड करने का एक तरीका ये भी है। एक्सट्रीम हमारे सिलेबस में शायद यूज़ ना हो, लेकिन यदि ग्रुप सिमिलर दिखते हैं, उनका स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है, तो सिस ट्रांस में से सिस का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, आर एस में से आर का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, जेड ई में से जेड का प्रायोरिटी है, और सिन और एंटी में से सिन का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। इस तरीके से हम सीक्वेंस रूल, CIP रूल लगाते हैं।
और एक बार यदि हमें प्रायोरिटी असाइन करना आ गया कि कौन नंबर 1 कौन नंबर 2, उसके बाद EZ देखना तो बेहद आसान। और देखो मैं क्लियर बताऊं, ये जो CIP रूल है इसका एक्चुअल यूज ज्योमेट्रिकल में तो कम है, इसका एक्चुअल यूज आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, जब हम कैरिल कार्बन के लिए एक R और एक S असाइन करेंगे तब। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।